हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक या दो चैप्टर आपको फ्री करवाए जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 10 है, और आज हम इसका करने वाले हैं संपूर्ण अवधारणाएं, यानी फुल कॉन्सेप्ट। यानी ये आपका एक कॉन्सेप्ट वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर हम वृत्त के बारे में पूरा डिटेल में बिल्कुल बेसिक से लेकर और बिल्कुल एडवांस लेवल तक चलेंगे। ओके, यानी अब आपने अगर ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो 9वीं कक्षा के आप 10वीं में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, तो यहां पर हम बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं। वैसे आपने वृत्त के बारे में और भी पहले छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा होगा, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे कि भाई अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वृत्त से रिलेटेड किसी में भी। ओके, तो भाई साथ में बने रहिए, मजा आने वाला है, और देखते हैं भाई कैसे किस टाइप के और क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो यहां पर हम चलते हैं, यहां पर हम देखते हैं भाई सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है वृत्त की डेफिनेशन, मतलब वृत्त की परिभाषा। और क्या कहता है, तो वृत्त की परिभाषा कहती है भाई एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित है, उसे वृत्त कहते हैं। अब बोलोगे सर वृत्त तो गोल हमने देखा था, ये बिंदु बिंदु क्या कर रहे हो, बिंदु से क्या बन रहा है। ठीक है, तो भाई कोई बात नहीं, यहां पर हम बताते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर तरीके से बताएंगे। तो जैसे कि इसने कहा एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह। अब बिंदुओं का समूह कैसा बनना है, तो ये बिंदुओं का समूह कुछ इस तरीके का बन रहा है आपके पास। ठीक है, बिंदुओं का समूह क्या हो रहा है, तो यहां बहुत सारे बिंदु हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे बिंदु हैं, जो कि इसने कहा है जो तल के एक स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु कौन सा वाला है, तो स्थिर बिंदु की बात की जाए तो वो हमारे पास है, स्थिर बिंदु आपके पास ये है। ठीक है, ये ओ एक स्थिर बिंदु है, और यहां से स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित है। यानी कि इसकी स्थिर दूरी यहां से यहां तक कितनी है, इस बिंदु से यहां बिंदु तक दूरी कितनी है, आर है। ठीक है, और यही चीज आप देखोगे अगर इधर इस बिंदु की बात करूं तो ये भी आपका आर ही आएगा। ठीक है, इधर की बात करूं तो ये भी आपका आर ही आएगा, यानी हर जगह आर की दूरी रहेगी। यानी क्या हो रहा है, यहां पर एक बिंदुओं का समूह है, ठीक है, जो एक फिक्स बिंदु से, स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर है, यानी सारे बिंदु की दूरी स्थिर बिंदु से सेम है। अब बोलोगे सर ये वृत्त तो नहीं बना, वृत्त तो नहीं बना भी, क्योंकि वृत्त तो बिल्कुल गोल होता है और वो टच होता है बिंदु से, थोड़ी होता है, वो तो गोल होता है। तो इसी बिंदुओं का बढ़ा दोगे, बढ़ाने का मतलब क्या है, तो बिंदुओं में मैं क्या करता हूं, इस बिंदु को यहां पे और ज्यादा बिंदु बना देते हैं, और ज्यादा बिंदु बना देते हैं, तो उससे क्या होगा, तो ये आपस में ज्वाइंट होने लगेगा, और ये बिंदु जब बढ़ जाएंगे तो ज्वाइंट होकर पूरा एक वृत्त ही बनाएगा। और वृत्त किस तरीके का बन रहा है, तो भाई ये कुछ इस तरीके का वृत्त बन रहा है, तो ये वृत्त कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। ये वृत्त आपके सामने बन गया। तो क्या आप इस वृत्त को देख पा रहे हो, तो भाई बिल्कुल यहां पर आपने देखा है बिंदुओं से मिल मिलकर एक वृत्त बन चुका है। तो यहां पर आप इसकी डेफिनेशन समझ जाना बिल्कुल कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह है जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित है, उसे कहा जाता है वृत्त कहा जाता है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में सॉरी इसमें कहा गया है क्या, कि भाई उस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। यहां पर स्थिर बिंदु क्या है, ये ओ है, और इस ओ को क्या कहा जाता है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ये जो स्थिर बिंदु जो है, जो कि हमारे पास ओ कह सकते हैं, ये ओ बिंदु जो है इसे सेंटर कहा जाता है, यानी केंद्र कहा जाता है। ओके, उसके बाद भाई स्थिर दूरी को, स्थिर दूरी क्या आ रही है, तो भाई आर आ रही है, तो स्थिर दूरी मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आर आ रहा है, और इस आर को त्रिज्या कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं। ओके, तो यहां हम देख पा रहे हैं भाई क्या, कि भाई ओ जो है वो है हमारे पास, ओ को कहते हैं केंद्र, और जो आर हमारे पास है इसे कहा जाता है त्रिज्या। ठीक है भाई, आर को त्रिज्या कहा जा रहा है, ठीक है, और ओ को केंद्र कहा जा रहा है, ये वृत्त के अंदर होता है। चलो ठीक है, और संलग्न आकृति में दर्शाए गए केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर वाले वृत्त को हम सी ओ आर से निरूपित करते हैं। जैसे कि कभी कहा जाता है ना कि भाई आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लिखते हैं दिया है कि एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र ओ है और आर है, तो आप इतनी लंबा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र ओ है और उसकी त्रिज्या आर है। इसकी जगह सिर्फ सीधे आप ये लिख देना। इसका मतलब भी क्या होता है कि एक वृत्त आपको दिया हुआ है, सी से वृत्त
यानी सी से सर्कल कहते हैं, सर्कल मतलब वृत्त होता है, ठीक है। एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है। भाई पहले केंद्र होता है फिर आर होता है, यानी वृत्त को दर्शाने का तरीका है कि भाई कोई भी वृत्त है उसको दर्शाने का तरीका होता है कि वो सर्कल सी से डिनोट किया, उसका केंद्र आ गया और उसकी त्रिज्या आ गई। ये ऐसे हम इस वृत्त को दर्शा सकते हैं। ओके तो इसका भी यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में, जो कि हम लिखेंगे और कई कई क्वेश्चंस में लिखा हुआ आएगा, तो हम कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसको देखकर हम समझ जाएंगे कि एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र ओ है और इसकी त्रिज्या आर है। डन। तो ये चीज भाई बिल्कुल कहते हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये अगर आपने यहां पर देख लिया है तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इसमें वृत्त के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले हमने समझ लिया वृत्त होता क्या है, पहले तो वो समझा, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो यहां पर हमारे पास है वृत्त से संबंधित पद, मतलब वृत्त से संबंधित चीजें जो हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, तो भाई सबसे पहले आती है त्रिज्या, यानी कि रेडियस के बारे में देखते हैं कि भाई रेडियस क्या होता है। सबसे पहले ये चीजें, तो रेडियस क्या है, किसी वृत्त के केंद्र को उस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कही जाती है। यानी वृत्त का केंद्र, ठीक है, और वृत्त की जो परिधि पूरी बन रही है, यानी वृत्त को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, यानी वृत्त के परिधि से और केंद्र से जो रेखाखंड मिलाई जाती है, इस रेखाखंड को त्रिज्या कहा जाता है। और ये चीज यहां पर है। ओके इसके अंदर क्या संलग्न आकृति में ओ ए, इसके अंदर कहा जाए ओ ए और ओ बी दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब देखो वृत्त में क्या लिखा है, सीधे ये लिख दिया गया है वृत्त। वृत्त पूरा कंफर्म पूरा नहीं, आपको बताया गया कि वृत्त ऐसा वृत्त जिसका केंद्र ओ है, त्रिज्या आर है। सीधे लिखा गया है वृत्त सी ओ आर लिखा गया। सी ओ आर मतलब इसी वृत्त की बात कर रहा है, इस वृत्त का केंद्र ओ है और इसकी त्रिज्या आर है, मतलब इसी वृत्त की बात कर रहे हैं। यानी क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है, इस संलग्न आकृति में ओ ए और ओ बी इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी कि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। डन। चलो भाई ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट, परिधि क्या होता है, जिसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, तो भाई परिधि की बात की जाए तो इस वृत्त के अंदर देखोगे इसके चारों तरफ ये रेखाएं, ठीक है, और ये जो रेखा जो पूरी बन रही है इस तरह से, इसकी लंबाई को क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। भाई इस परिधि की लंबाई को सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, ठीक है। अब परिधि की लंबाई मतलब कैसे, तो मान लो कि आपने एक धागे से ये बना दिया, ठीक है, वृत्त बना दिया, और इस धागे से आपने वृत्त को बना दिया है और उस धागे को यहां से तोड़ा और फिर खोल दिया। खोलते आप देखोगे कुछ ऐसा लंबा सा ही आ गया, ये धागा इतना बड़ा बन गया। इसको गोल करोगे तो ऐसा वृत्त बन रहा है, ठीक है, इसको खोला तो ये आ गया। अब इसकी जो लंबाई है उसी को कहा जाता है वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या है, इसी को हम खोल के देख रहे हैं, यानी कि इसकी बाउंड्री की जो लंबाई है, इसकी बाउंड्री जो है उसकी लंबाई को वृत्त की परिधि कही जाती है। डन। यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहा जाता है। तो यहीं पे वो कह रहा है वृत्त की परिसीमा की लंबाई, परिसीमा मतलब चारों तरफ की लंबाई, अर्थात उसके परिमाप को, यानी इसके परिमाप को, यानी देखो क्या होता है, देखो परिमाप का यूज नॉर्मली तब कहा जाता है कि जब कोई आकृति इस तरीके से, जैसे कोई त्रिभुज है इसका परिमाप होता है, चतुर्भुज है इसका परिमाप होता है, इस तरह से होता है, इसका परिमाप कहते हैं। लेकिन जब भी कोई कर्व चीज आती है, मतलब मुड़ी हुई चीज आती है, जैसे वृत्त है मुड़ा हुआ है, इसमें हम नॉर्मली यूज करते हैं परिधि नाम, ठीक है। तो इसमें परिधि करते हैं, तो ये भी एक तरीके का वृत्त का परिमाप ही होता है, ठीक है। तो इसको वृत्त का परिमाप भी कह सकते हैं और वृत्त की परिधि भी कह सकते हैं। डन। और इसका फॉर्मूला जो होता है त्रिज्या वाले वृत्त, यानी कि इसमें कहा जाए इस परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। भाई परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब बोलोगे सर पाई क्या होता है, ये पाई क्या होता है, पाई के बारे में वैसे तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, पाई आ कहां से गया, पाई होता क्या है, कैसे आ गया। तो भाई पाई का मतलब ये होता है कि ये जो इसकी परिधि होती है, वृत्त से निकला है पाई, याद रखना। पाई कहां से बना है, तो वृत्त से ही पाई बना है। और पाई होता क्या है, तो वृत्त की जो परिधि होती है, तो हम बात करें भाई वृत्त की परिधि जो है, परिधि यानी कि कहा जाए इस वृत्त के चारों तरफ की जो लंबाई है। अब इस परिधि के बटे में अगर व्यास को कहा जाए, व्यास क्या होता है, तो भाई केंद्र से जो रेखा पूरी जाती है इसे व्यास कहा जाता है। यानी इसका व्यास और इसके परिधि का जो अनुपात होता है, इनको जब बटे में रखें तो वो पाई आता है, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारे पास, यहां से पाई होती है। और पाई का मान नॉर्मली हम क्या रखते हैं, तो भाई ये 22/7 रखते हैं, और इसका मान होता है 3.14, और इस तरह से आगे भी बढ़ता जाता है, ठीक है। इस तरह से और भी आगे बढ़ता है। और ये पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ये मैंने बताया था कि पाई का मान ये जो होता है वो उल्टा फुल्टा आता जाता है, और ये ना खत्म होता है, ठीक है, और ना ही रिपीट होता है। लेकिन ये जो संख्या है ना, इसको जस्ट हमने इसके बराबर लगभग माना हुआ है, यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू हम रखते हैं जो लगभग इसके बराबर है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको परिमेय जो संख्या पद्धति थी उसमें बताया था कि भाई ये तो आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय होता है,
ठीक है, क्योंकि ये पाई का लगभग मान है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली होती है। ओके और जो कि हम डिफाइन कर ही नहीं सकते भाई, इसके बाद उल्टे फुलटे नंबर आते हैं, वो खत्म ही नहीं होते। ठीक है, तो हमने इसको लगभग 22/7 के बराबर लिख दिया है। ओके तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई पाई का मान 22/7 होता है और 3.14 भी होता है। जैसा भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि आपको कभी परिधि निकालने की जरूरत पड़े तो उसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पाई का मान ये रखना है कि ये रखना है, जो भी रखने का है वो रख देंगे, उससे आंसर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो जोड़ घटा गुना भाग करना है, वो हम कर लेंगे, उतना हमें आता है। ओके चलो ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया भाई वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। डन, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, आगे की बातें क्या है। तो यहां पर आगे हमारे पास है जीवा क्या होता है। जीवा, तो जीवा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को 2 पॉइंट पर काटती है, मतलब वृत्त की परिधि को 2 पॉइंट पर काटती है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये PQ, ये वृत्त को एक बिंदु यहां पर काट रहा है और एक बिंदु यहां पर काट रहा है, भाई ये 2 बिंदुओं पर PQ काट रहा है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी रेखा जो वृत्त के अंदर 2 बिंदुओं पर काटती है, वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर काटती है, उसे जीवा कहा जाता है। जैसे हम यहां देख पा रहे हैं वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को उसकी जीवा कही जाती है। यानी ये वृत्त है, इसके अंदर 2 बिंदुओं पर ये काट रहा है, उस रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। डन, चलो ठीक है। संलग्न आकृति में यहां पर आप देख सकते हो PQ, RS और AOB, भाई ये PQ भी जीवा है, AOB जीवा है और RS भी जीवा है। भाई इसने भी 2 बिंदुओं पर काटा, इसने भी 2 पर काटा, इसने भी 2 पर काटा, वृत्त को तो 2 पर ही काट रहे सारे। चलो भाई ठीक है, ये हो गया। और इसी जीवा में जो सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। और जो जीवा सबसे बड़ी होती है उसे कहा जाता है व्यास, यानी कि कहा जाता है डायमीटर। ठीक है, ये तो जीवा था, कोण था, ठीक है, लेकिन ये जो सबसे बड़ा होता है उसे डायमीटर कहा जाता है। इसमें देखो डिफाइन में क्या लिखा है, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को उसका व्यास कहा जाता है। ठीक है भाई, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को उसका व्यास कहा जाता है। ऊपर दी गई आकृति में AOB जो है वो केंद्र O वाले वृत्त का एक व्यास है। ठीक है भाई, केंद्र O से बढ़ जाता हुआ जा रहा है, मतलब कि वो व्यास है। अब इसके बाद क्या रखा है, पहला कि व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, जो मैंने अभी बताया कि भाई व्यास जो होती है वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, क्योंकि वो केंद्र से होकर गुजरता है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद भाई व्यास होता कितना है, तो व्यास बराबर होता है हमारे किसके, तो व्यास बराबर होता है भाई 2 गुने में त्रिज्या के बराबर होता है। यानी कि हम देख पा रहे हैं ये अगर केंद्र है तो ये इधर R आएगा और ये इधर आएगा, ये 2 R मिलके, भाई ये 2 R मिलके ही पूरा व्यास मिलता है। क्योंकि R होता क्या है, तो केंद्र से परिधि के बीच का जो रेखाखंड होता है उसे R कहा जाता है। तो केंद्र और इसके बीच की दूरी R है और केंद्र से इसके बीच की दूरी R है, और इन दोनों R को जोड़ रहे हो तभी तो व्यास बन रहा है। यानी 2R बराबर व्यास होता है, तो वो हमने लिखा व्यास बराबर 2 गुने में त्रिज्या होता है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद एक वृत्त में असंख्य व्यास खींचे जा सकते हैं, मतलब इसमें कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो इसमें व्यास की बात की जाए तो भाई इसमें बहुत सारे व्यास खींचे जा सकते हैं। वो कैसे, तो भाई इसी में अगर मैं खींचना चाहूं किस तरीके से, तो भाई मान लो कि ये है, इसको मैंने ऐसे खींच दिया, इसको ऐसे खींच दिया, इसको ऐसे खींच दिया, यानी इस केंद्र से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो इस केंद्र से तो भाई असंख्य, जितनी मर्जी चाहो उतनी रेखा खींच सकते हो, इससे दुनिया भर की जितनी मर्जी चाहो उतनी रेखा खींच सकते हो। इसलिए इसमें कहा गया एक वृत्त में असंख्य व्यास खींचे जा सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स, यानी कि अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। डन, चलो ठीक है। तो आप इसमें आपने ये भी समझ लिया व्यास के बारे में कि भाई व्यास क्या है वृत्त का, और वो कंफर्म हो चुका है। डन, अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगला देखते हैं भाई अगला क्या है। तो भाई नेक्स्ट में हमारे पास है भाई छेदक रेखा क्या होती है। छेदक रेखा की बात करते हैं, तो छेदक हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो भाई यहाँ पर छेदक रेखा क्या है, तो वह रेखा जो वृत्त को 2 पॉइंट पर काटती हुई निकल जाए उसे छेदक रेखा कहते हैं। जैसे कि हम कहें यहाँ पे भाई एक PQ जो रेखा है वो वृत्त को A और B 2 बिंदुओं पर काट रही है, तो इस कारण से ये जो रेखा PQ है वो इस वृत्त की छेदक रेखा होगी। डन, तो यहां पर हम देख सकते हैं छेदक रेखा में वह रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, ठीक है, और वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। मतलब वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो ठीक है, हम यहां पर समझ चुके हैं छेदक रेखा क्या है। तो भाई ये PQ एक छेदक रेखा है, क्यों, क्योंकि ये वृत्त को 2 बिंदु A और B पर काट रही है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो संलग्न आकृति। संलग्न आकृति मतलब ये आकृति की बात कर रहे हैं। इस आकृति में PQ जो है वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को 2 बिंदु A और B पर काटती है।
बता दिया हमने। चलो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की बात करें। भाई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, नाम से दिख रहा है वह रेखा जो स्पर्श करते हुए निकल जाए, ठीक है। यानी हम यहां देख पा रहे हैं कि इस वृत्त को ये रेखा एक पॉइंट पर काट रही है, या फिर कह सकते हैं स्पर्श कर रही है, ठीक है, टच करते हुए छूती हुई जा रही है, मतलब मेन क्या है, काट रही हो। तो यहां पर वही है, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटे वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। मतलब वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर ही काटती है वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। और यहां हम देख पा रहे हैं संलग्न आकृति में, मतलब ये जो आकृति है इसमें यहां पर देखते हैं हम टीपीक्यू जो है, ये टीपीक्यू जो है वो वृत्त की एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को केवल बिंदु P पर ही काटती है। हम यहां देख पा रहे हैं ये जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को केवल P बिंदु पर ही काट रहा है। डन, तो इसे स्पर्श रेखा कहा जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगले स्लाइड में देखते हुए आगे क्या है इसमें। चलो हाँ जी, अगले की बात करें तो वृत्तीय क्षेत्र जो है यानी कि सर्कुलर रीजन, मतलब एक वृत्त जो होता है उसमें क्षेत्र कौन सा होता है, कौन सा क्षेत्र, अगर कहा जाए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्र कौन सा होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये वृत्त है और इसके अंदर जो पूरा मटेरियल भरा हुआ है इसको वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल क्या है, तो वृत्त के अंदर पूरे एरिया को, मतलब पूरा जो उसके अंदर जो भरा हुआ है पूरा, इसे कहा जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यही यहाँ पर क्या है, वृत्त के अभ्यंतर तथा वृत्त को मिलाकर वृत्तीय क्षेत्रफल कहा जाता है। मतलब वृत्त के अंदर वाले की बात करें और वृत्त के बाहर जो लाइन है, ठीक है, इन सब को मिलाकर पूरा इसका क्षेत्रफल कहा जाता है। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद आता है भाई संकेंद्रित वृत्त, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, तो भाई वह वृत्त या वह वृत्तें, बहुत सारे वृत्त की बात कर रहे हैं जिनका एक ही केंद्र होता है यानी समान केंद्र होता है, उसे कहा जाता है संकेंद्रित वृत्त। यानी इसमें क्या देख पा रहे हैं, दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही बिंदु हो, या दो या दो से अधिक केंद्र, यहां तो हम वृत्त कह सकते हैं। जैसे हम यहां देख पा रहे हैं 1 2 3 वृत्त हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर 3 वृत्त है और तीनों का केंद्र क्या आ रहा है, तो तीनों का केंद्र तो आ रही है। यहाँ पर हमने देखा ये कैपिटल R जो है ये बड़े वाले की त्रिज्या है, ये स्मॉल r जो है वो छोटे वाले की त्रिज्या है। अगर इसकी बात करें तो ये मान लो कि एक थर्ड r ये वाला त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 3 वृत्त हैं, ठीक है, तीनों का केंद्र O ही है, तो इसका मतलब इसका समान केंद्र है और इसे कहेंगे क्या, तो संकेंद्री वृत्त कहा जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाएगा। जिसका डिफाइन दोबारा पढ़ेंगे तो क्या है, दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही बिंदु हो किंतु त्रिज्याएं भिन्न भिन्न लंबाई की हो, संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। ओके, अब यहां पर देखते हैं भाई क्या क्या है, संलग्न आकृति, जो आकृति है इसके अंदर COR मतलब सबसे छोटे वाले वृत्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि छोटे वाले वृत्त में केंद्र O है और त्रिज्या क्या है, ये वाला R है। उसके बाद दे रखा है CO और बड़ा R, मतलब ये बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा है, वृत्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका केंद्र भी O है और त्रिज्या कैपिटल R है। अगर ये बीच वाले वृत्त की बात करते तो यहां पर आता ये C आता और O आता और ये R आता, ये वाला R, क्योंकि हमने उसके R को ये लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम वृत्त को डिनोट कर सकते हैं कि किस वृत्त की बात कर रहे हैं। तो ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है और ये जो बीच वाला वृत्त है। ओके, अब जिनका समान केंद्र O है किंतु भिन्न भिन्न त्रिज्याएं हैं, जो कि R है और तीसरा R मैंने वहां लिख दिया है। डन, तो भाई ये भी क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब ये भी हमारा स्लाइड यहाँ पर कंप्लीट होता है और आप बिल्कुल अब समझ चुके हो कि संकेंद्री वृत्त कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। डन, चलो आते हैं नेक्स्ट पे और आगे देखते हुए आगे क्या चीज है इसमें। हाँ जी, तो यहां पर आता है नेक्स्ट हमारे पास चाप क्या होता है। तो चाप की बात करें तो वृत्त की परिधि का कोई सतत भाग चाप कहलाता है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये एक वृत्त है और ये मैंने देखा A बिंदु है और ये B बिंदु है, ठीक है भाई, A बिंदु है, B बिंदु है। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा डार्क बना हुआ है, यानी ये ACB जो है ये एक तरह का चाप है वृत्त का। क्या है ये, चाप है। यानी इसमें देख रहे हैं वृत्त की परिधि का कोई सतत भाग चाप कहलाता है। वृत्त का परिधि क्या है, पूरा वृत्त का परिधि है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर जो पार्ट होता है, एक सतत भाग जो है, ठीक है, ये वाला सिर्फ भाग है, ये इस वृत्त का चाप कहलाता है, ठीक है। और चाप भी दो तरह के हैं, एक लघु चाप होता है, एक दीर्घ चाप होता है। यहां पर देखो दो चाप बन रहे हैं, कैसे, एक तो बन रहा है भाई A से B तक का पार्ट जो है वो चाप कहला रहा है, और एक कहा जाए B D A, इधर वाला बड़े वाले चाप की बात कर रहे हैं। यानी हम यहां पर देख पा रहे हैं एक तो नीचे ब्लैक वाला बन गया, एक ऊपर कौन सा वाला बन गया, तो ये वाला बन गया, ये बन गया आपका एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला, दो चाप बन रहे इसके अंदर। और भाई ब्लैक वाला छोटा है यानी वो लघु चाप होगा, रेड वाला बड़ा है यानी वो दीर्घ चाप होगा। डन, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, वृत्त की परिधि का कोई सतत भाग चाप कहलाता है। माना A B वृत्त OR, मतलब इसकी त्रिज्या क्या है, R है।
पर दो बिंदु है, ए और बी दो बिंदु है। स्पष्ट है कि वृत्त दो भागों में विभाजित है। भाई आप देख पा रहे हो वृत्त दो भागों में विभाजित है, जिसमें हमने देखा एक ए सी बी है, ए सी बी मतलब इधर की बात कर रहे हैं, और एक बी डी ए है, बी डी ए मतलब इधर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद इन चापों को हम क्रमशः कैसे लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं और बी डी ए लिख सकते हैं। कैसे भाई, ए सी बी लिख सकते हैं और बी डी ए लिख सकते हैं। चलो भाई ठीक है। उसके बाद भाई इसी को केवल हम मतलब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बीच में बिंदु आपको दिए हैं सी और डी, तो अगर बिंदु नहीं दिए हुए तो क्या लिख सकते हैं, तो हम ए बी और बी ए के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी दर्शा सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं ए बी चाप जो है वो क्या है, ऐसे लिखा रहे और बी ए चाप लिखा रहे ऐसे, तो हम कैसे समझेंगे, तो ये ए बी चाप है वो आपका ये ब्लैक वाला पोर्शन है, तो मैं इसको ब्लैक में लिखता हूं, ज्यादा आपको दिख पाएगा ये। हाँ जी, ये मैं देख पा रहे हैं यहां पे। भाई ए बी की बात करें तो ए बी क्या हो रहा है, तो यहां पर ए बी ये जा रहा है इधर से ए बी, और भाई बी ए मतलब ये इधर से ऐसे आ रहा है। यानी कि आपको जब भी चाप को देखना है तो भाई घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज आप देखते हो। भाई इधर से ए बी का आ गया तो ए बी क्या रखा है, तो ए से बी इधर चलेंगे, मतलब उल्टी घड़ी की दिशा में। बी ए का है तो बी से फिर से इधर से घूम के जाएंगे, ऐसे नहीं आना। यानी आप देखो कई बार कंफ्यूज जाओगे, बी ए या ए बी, आप दोनों में सोचोगे भाई नीचे वाले की तो बात कर रहा है, ऊपर वाले की कहाँ बात कर रहा है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ए बी का मतलब ऐसे चलेगा और बी ए का मतलब वो भी इसी डायरेक्शन में घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगा, और इस वाले चाप को दर्शाना है तो आपको बी ए लिखना पड़ेगा, और इस चाप को दर्शाना है तो आपको ए बी लिखना पड़ेगा। डन, ये बिल्कुल बेसिक वाला है, यहां पर कंफर्मली बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, लेकिन अब आपको गलती नहीं करोगे। ओके, तो यहां पर आप इसको ए बी लिखोगे और इस वाले चाप को बी ए लिखोगे। डन, तो यहां पर वही चीज बताया हुआ है, ए बी और बी ए में इसको दर्शाया जा सकता है, जो कि आपका लघु चाप है और दीर्घ चाप है। ये छोटा मतलब लघु चाप और बड़ा मतलब दीर्घ चाप है। डन, चलो ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ जी, तो यहां पर है चाप का डिग्री मापन। भाई चाप जो है उसको डिग्री की तरह कैसे मेजर करते हैं, डिग्री में कैसे नापा जाता है, ठीक है। तो भाई डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, जो आर्क होता है उसका डिग्री मेजर की बात करते हैं। तो यहां पर क्या है, माना ए बी चाप जो है, ए बी कौन सा चाप है, तो ए बी की बात करें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये ए बी चाप है। माना जो ए बी चाप है वो क्या है, केंद्र ओ वाले वृत्त का चाप है। भाई केंद्र ओ है, भाई ओ वाला वृत्त ही है, जिसमें ए ओ बी जो है, ए ओ बी जो है वो थीटा है। चलो भाई ठीक है। अब इसमें कहा गया है ए बी का डिग्री माप। अब इसमें अगर जब भी आपके सामने ऐसा कुछ है और आपसे कहा जाए भाई ए बी का डिग्री माप बताओ कितना है, तो ए बी का डिग्री माप क्या होगा, तो भाई इन दोनों के अंतिम बिंदु से जब त्रिज्याएं जब केंद्र पर बनती है तो वो जो कोण बनता है उनके बीच में, उससे उसका डिग्री माप कहा जाता है। जो इसमें जैसे थीटा दे रखा है तो वही चीज थीटा में आ गया, इसका डिग्री माप कितना है, थीटा आ गया, ठीक है भाई। तब हम देखो, अब बोलोगे सर थीटा क्या होता है, तो थीटा क्या है, जैसे कि एक्स होता है वाई होता है ना, वैसे ही थीटा होता है, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड में होता है, तो फिर आपको इतना कुछ नहीं जाना इधर उधर, आपको जस्ट समझ लो कि कोई एक सिंबल है, ये सिंबल है, बनता कैसे है, तो ये इस तरह से होता है और बीच में से इस तरह से करना जाता है, ठीक है, ये थीटा कहलाता है। ओके, तो ये नॉर्मली यूज किया जाता है डिग्री के लिए। जब भी आप डिग्री यूज करते हो ना कहीं भी, तो हम उसकी जगह मानते हैं थीटा। आगे की क्लास में जब भी आप पढ़ोगे तो जितने भी कोण आएंगे ना आपके, जितने भी डिग्री आएंगे, ठीक है, उसमें हम उसको थीटा ही ना मान देंगे। तो इसलिए यहाँ पर थीटा मान दिया गया, मतलब एक तरह का एक सिंबल है जो, और जिससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई ये थीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा भाई इस ए बी का डिग्री मापन कितना है, थीटा डिग्री है। चलो भाई, अब इसमें क्या है भाई, हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, इसी को एक तो लिखा जाता है भाई ए बी चाप का डिग्री माप इतना होता है, या फिर ऐसे लिखो, या फिर आप डायरेक्ट लिखो एम के साथ ब्रैकेट में ए बी का चाप, ये सीधे थीटा आ जाएगा। यानी ये इतनी बात जो है वो ये कह रहा है, इतनी बात जो कह रहा है, ये जो यहाँ से ए बी से लेकर ये पूरी बात कह रहे हैं, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एम ए बी का चाप जो है वो थीटा के बराबर है, ठीक है। यानी ए बी का जो मापन है वो थीटा डिग्री है। चलो भाई, उसके बाद देखो यहां पर देख सकते हैं, अतः एम ए बी जो है वो थीटा डिग्री है, तो ए ओ बी भी थीटा डिग्री है। यानी कि आप कौन लिखते हो, ए ओ बी, तो आप ए ओ बी लिखो चाहे एम ए बी लिखो चाप के साथ, तो ये दोनों बात बराबर है, एक ही बात है। ओके, वही यहां पर एम ए बी जो है वो थीटा है। एम बी ए की बात करें तो बी ए की बात करें तो ये कितना होगा, तो यहां पर देखो एम ए बी तो थीटा आ रहा था, लेकिन एम बी ए माइनस 360 डिग्री क्या होगा, तो भाई यहां पे ये क्या हुआ, तो भाई हम बात करें कि अगर ये थीटा है तो ये कितने का होगा, तो हमें पता है पूरा जो गोल होता है वो 360 होता है। भाई पूरा जो कोण होता है गोल वो 360 होता है, लेकिन ये पूरा तो नहीं है लाल वाला, उसमें से एक कम है, मतलब ये थीटा आ गया।
ठीक है, और ये क्या आएगा, ये आपका आएगा MBA का चाप आएगा। और इस अनुसार यहां पर हम लिख सकते हैं ये आ गया 360 डिग्री, माइनस में थीटा डिग्री आ गया। यानी हम देख पा रहे हैं भाई BA मतलब पीछे वाले का ये इसका भाई डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मापन कितना है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा आ रहा है। ओके, तो यहां पर हम क्या चीज कह सकते हैं कि भाई ये जो MBA जो है ये कितना आ गया, 360 डिग्री माइनस थीटा ये आ चुका है। BA जो है वो 360 माइनस थीटा आ चुका है। यानी कि जब हमारे पास AB का मान थीटा था, यानी जब ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा, तो 360 माइनस थीटा होगा। भाई पूरे 360 में से नीचे वाला घट जाएगा। डन, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, एक वृत्त की डिग्री मापन कितनी होती है, 360 होती है। यानी कि हम क्या, ये कैसा निकला, तो पूरे वृत्त का जो पूरा कंप्लीट एंगल होता है, जो पूर्ण कोण होता है वो कितना होता है, 360 होता है। वही यहां पर बताया गया है। डन। उसके बाद क्या है, डिग्री माप को अंश माप भी कहा जाता है। यानी जो डिग्री माप होता है इसे अंश माप भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि अंश माप ज्ञात कीजिए, तो आप उसमें भी इसका डिग्री माप ही ज्ञात करोगे। डन, चलो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे, अगले में देखते हैं अगला किस टाइप का है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है सर्वांगसम चाप। भाई सर्वांगसम चाप क्या होता है, यानी कि कहा जाए कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या कहा जाता है। तो भाई सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, तो सर्वांगसम का मतलब होता है जब कोई भी दो चीज बिल्कुल सेम हो जाए तो उसे सर्वांगसम कहा जाता है। बिल्कुल सेम यानी एग्जैक्ट सेम, तो उसे सर्वांगसम कहा जाता है। तो यहां बात कर रहे हैं क्या, तो सर्वांगसम चाप की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं एक वृत्त के दो चाप AB और CD सर्वांगसम होते हैं यदि उनके डिग्री माप जो है वो बराबर होता है। और वो कैसे, तो मैं यहां पर एक बनाता हूं वृत्त, ठीक है, एक वृत्त बनाता हूं। भाई एक वृत्त हमने यहां पर ये बनाया, इस वृत्त में ये केंद्र है, ठीक है, और यहां से एक मैंने ये बना दिया और एक यहां पर ये बना दिया गया, ठीक है। यहां पर देखा भाई ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये चीजें हमारे पास आ गई। ओके, अब इसमें ये कहा गया है कि AB चाप जो है, ये AB जो चाप है, मैं यहां पर चाप लिखता हूं भाई, चाप क्या है, ये जो AB चाप है और जो ये DC चाप है, ये दोनों चाप जो है सर्वांगसम होंगे। कब, ये तब सर्वांगसम होंगे यदि उनके डिग्री माप बराबर हों। डिग्री माप की बात करें तो वो क्या है, तो डिग्री माप की बात करा जाए तो वो यहां पर है कि इसका कोण अगर ये थीटा है तो इसका कोण भी थीटा ही होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर इसका कोण 30 डिग्री है तो इसका कोण भी 30 डिग्री होना चाहिए। अगर डिग्री माप बराबर है तभी जाकर ये दोनों चाप भी सर्वांगसम होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। भाई चाप सर्वांगसम सिर्फ तब है जब उनका डिग्री माप जो है वो बराबर होगा। ओके, तो यहां पर हमने देखा भाई AB और CD चाप है सर्वांगसम होते हैं यदि उनका डिग्री माप बराबर होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं AB चाप देखो सर्वांगसम का निशान ये होता है, तो वही यहां पर लिखा गया है, ठीक है। ये सर्वांगसम ये AB CD के सर्वांगसम है। और ये क्यों है, क्योंकि इसका डिग्री माप कैसे लिखते थे, तो M करके AB लिखा जाता था, M करके CD, ये इसका डिग्री माप होता था। या फिर हम लिखते हैं भाई AOB, यानी कि मैं कहूं ये बीच वाला O है, ये O है, तो भाई AOB और COD, वही है AOB और COD दोनों कोण अगर बराबर हैं तब जाके ये दोनों चाप, जो रेड वाले दोनों चाप दिख रहे हैं, ये आपके सर्वांगसम होंगे। डन, भाई सर्वांगसम चाप समझ चुके हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगला देखते हैं भाई अगला क्या है। तो अगले में आते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, हाँ जी, तो यहां पर है भाई अर्धवृत्त, जिसे कहा जाता है सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल। देखो आप एक चीज कंफ्यूजन में होते होगे कि अर्धगोला क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है, ठीक है। तो भाई अर्धगोला और अर्धवृत्त की बात मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा लगता है आपको कि भाई जैसे गोला होता है या वृत्त होता है, लगता है भाई एक ही चीज है, वृत्त है और गोला एक ही चीज भाई लगता है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि वृत्त और गोला एक ही चीज होता है कि अलग होता है, क्या होता है। या फिर कुछ के आंसर तो ये होते हैं कि भाई वृत्त जो होता है वो गोल होता है और जो गोला होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, अंडे जैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। भाई कुछ के तो ये कंफ्यूजन होते हैं, तो मैं आपको बताऊं ये चीज बिल्कुल क्लियर करवाता हूं। तो क्लियर बात यहाँ पे ये है कि भाई वृत्त जो होता है वो एक 2D आकृति होती है जिसको हम बस पेपर पर बना सकते हैं। यानी एक पेपर लिया, उसमें आपने ऐसे गोल करके उस पेपर को काट के निकाला, तो वो पेपर क्या है, चपटा सा आएगा, भाई गोल सा दिखेगा, चपटा सा आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका वृत्त होता है। और वही बात की जाए, बॉल आप लेके आते हैं, आपने एक बॉल ली, ठीक है, बॉल क्या होता है, पूरा गोल इस तरह से गोल होता है, और पेपर जो काट के लिया वो पतला सा आया जो कि गोल सा बना हुआ था। तो बॉल और उस पेपर में अंतर तो है ना, तो ये जो बॉल होता है उसे गोला कहा जाता है और जो वृत्त है उसे कहा जाता है वृत्त कहा जाता है। डन, चलो ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं, ये वृत्त चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें गोले को मत समझना। यहां पर कहा है अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त है, यानी उसी पेपर को अगर मैं बीच में से फाड़ देता हूं तो ये आधा सा बन जाएगा, ठीक है, ये आधा सा बन जाएगा।
ओके तो यहां पर ये चीज बता रखा है। तो भाई सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त होता क्या है, तो एक वृत्त का व्यास उसकी परिधि को दो बराबर चापों में विभाजित करता है। यानी एक वृत्त है, इसके अंदर मैंने एक व्यास खींचा जो कि ए ओ बी है, यानी केंद्र ओ था, वहां से ये पास होते जाएगा, तो ए ओ बी एक व्यास है जो वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, या फिर कहा जाए दो बराबर चाप में, यानी ए सी बी जो चाप है वो ए डी बी चाप के बराबर होगा, इन दो बराबर चापों में विभाजित करता है, जिनमें प्रत्येक को अर्धवृत्त कहा जाता है। यानी कि व्यास जो होता है वो दो बराबर चापों में विभाजित करता है, जिसे अर्धवृत्त कहा जाता है, प्रत्येक को, ऊपर वाला भी और नीचे वाले भी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं दी गई आकृति में बी सी ए जो है, यानी कि भाई बी सी ए जो है वो बराबर है बी डी ए के, भाई इन दोनों चाप के बराबर है। ठीक है भाई, ऊपर वाला कहो चाहे नीचे वाला कहो, दोनों जो आपके चाप हैं, जो आपको दे रखे हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कब ये तब होंगे जब ये एक व्यास के द्वारा इन दोनों को विभाजित किया गया होगा। ओके चलो भाई, तो एक अर्धवृत्त का डिग्री, यानी अगर कहा जाए इस ए डी बी का डिग्री मापन क्या होगा, तो इसका डिग्री मापन यही वाला होगा। और ये कितना है, तो एक सीधी रेखा का पूरा कोण जो होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो वही यहां पर कहना चाहता है एक अर्धवृत्त का डिग्री माप जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके डन, चलो भाई ठीक है, ये भी यहां पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई आगे क्या है, आगे हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। यहां पर आते हैं, इसमें है भाई क्या, तो भाई वृत्त के लघु तथा दीर्घ चाप, भाई लघु और दीर्घ चाप के बारे में हम देखेंगे कि लघु चाप क्या होता है और दीर्घ चाप क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये ए बी, इसको मैं लिखता हूं, हाँ जी, तो यहां पर हमने देखा ये ए पी बी ये आ रहा है, और दूसरा चाप हम लिखते हैं क्या, ये आएगा हमारे पास बी क्यू ए, एक ब्लू वाला ऊपर है, नीचे वाला रेड वाला है। तो आप देख सकते हो उसमें छोटा कौन सा है, तो भाई रेड वाला छोटा है, बड़ा ब्लू वाला है, इतना तो फाइंड कर सकते हो। चलो ठीक है, अब इसमें देखा यदि एक चाप की लंबाई अर्धवृत्त के चाप के लंबाई से कम हो तो उसे लघु चाप कहा जाता है। अब इसमें आपको बता दूं कि भाई अगर मैं कहूं यहां पर एक केंद्र है, ठीक है, यहां पर एक केंद्र है, और इसी केंद्र से हम क्या करते हैं, इसका एक व्यास खींच देते हैं, इस केंद्र से इसका व्यास खींच दिया गया। ठीक है, अब मुझे बताइए इस व्यास अगर मैं केंद्र से खींचूं तो इस केंद्र के द्वारा जो व्यास बना हुआ है, व्यास के द्वारा जो चाप बनेगा, व्यास के द्वारा जो चाप बनेगा इस बिंदु से और इस बिंदु से जो चाप बनेगा नीचे, क्या लाल वाला जो है, रेड वाला जो चाप है वो इस अर्धवृत्त के चाप से छोटा है, तो हाँ है। ठीक है, और इधर की बात करें तो ये ब्लू वाला जो है क्या वो अर्धवृत्त के चाप से बड़ा है, क्योंकि भाई इसका अर्धवृत्त का चाप तो ये होगा, लेकिन ब्लू वाला तो बड़ा है, तो अर्धवृत्त से बड़ा है। तो कंपेयर किससे किया जाता है चाप को, तो भाई अर्धवृत्त से किया जाता है। अगर अर्धवृत्त से बड़ा चाप होता है तो उसे दीर्घ चाप कहेंगे। ठीक है, और अर्धवृत्त से छोटा होगा तो लघु चाप, यानी कि ये लघु क्या है, छोटे की बात कर रहे हैं, और दीर्घ क्या है, बड़े की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर हम समझ पा रहे हैं अर्धवृत्त से रिलेट करते हुए कि भाई यदि एक चाप की लंबाई जो है अर्धवृत्त के चाप की लंबाई से कम हो तो उसे लघु चाप कहते हैं, यानी लघु कहते हैं, जो कि रेड वाला है इसमें। ठीक है भाई, ये अर्धवृत्त से छोटा है तो उसे लघु चाप कहते हैं। उसके बाद क्या है, यदि चाप की लंबाई अर्धवृत्त की लंबाई से अधिक हो तो उसे दीर्घ चाप कहा जाता है, मतलब बड़ा चाप कहा जाता है। ओके, तो जो कि क्या है, ये ब्लू वाला आपके पास है। ओके चलो भाई, उसके बाद क्या रखा भाई, आकृति एक में एपीबी जो है वो लघु चाप है, और इसमें क्योंकि एपीबी जो है वो अर्धवृत्त की लंबाई से कम है, ये एपीबी जो है वो अर्धवृत्त की लंबाई से कम है। ओके, इसलिए क्या है, लघु चाप है। और इसकी बात करें इसमें तो ए क्यू बी जो है, ए क्यू बी ये जो आ रहा है, ये अर्धवृत्त की लंबाई से क्या चीज है भाई, अर्धवृत्त की लंबाई से ये बड़ा है, तो इसे हम दीर्घ चाप कहेंगे। कहाँ लिखा, ये एक चाप है क्योंकि इसकी लंबाई अर्धवृत्त से अधिक है, इसलिए ये दीर्घ चाप कहलाएगा। ओके, तो अब यहां पर आप बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे कि भाई दीर्घ चाप क्या होता है और लघु चाप क्या होता है। ओके चलो आते हैं नेक्स्ट पे और आगे देखते हुए आगे क्या है। हाँ जी, तो यहां आते हैं भाई वृत्तखंड पे। वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्तखंड की बात की जाए तो यहां पर एक वृत्त आप देख पा रहे हो। ठीक है, उसमें कोई एक जीवा आपने देखी। ठीक है, कोई एक जीवा क्या है हमारे पास, ये एक जीवा है। ठीक है, एक जीवा आ गई है। इस ये जीवा जो है वृत्त को दो हिस्सों में बांट रहा है। एक आप देख रहे हो छोटा हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा है। डन भाई, एक छोटा हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा। जो छोटा हिस्सा है उसे लघु वृत्तखंड कहेंगे, और जो बड़ा हिस्सा है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो यहां पर क्या कह रखा है भाई, एक वृत्त का चाप और एक जीवा से घिरा वृत्त का क्षेत्रफल भाग वृत्तखंड कहलाता है। पहली बात तो ये कि वृत्तखंड क्या होता है, तो भाई एक चाप कौन सा है हमारे पास, तो मैं चाप यहां पर बनाता हूं।
तो भाई एक चाप जो कि ये वाला आ रहा है, ठीक है, और एक जीवा, जीवा कौन सी है, तो भाई ये वाली है। भाई एक चाप और एक जीवा के बीच का बना क्षेत्रफल, भाई बीच में क्षेत्रफल कौन सा बना हुआ है, तो भाई ये क्षेत्रफल बीच में बना हुआ है, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल बीच में बना है किस किस से घिरा हुआ है, तो भाई एक तो जीवा है और एक चाप, तो जीवा तथा चाप से घिरी आकृति को वृत्तखंड कहा जाता है। डन। पहली बात तो ये कि वृत्तखंड होता क्या है। उसके बाद क्या है, लघु चाप से घिरा, मतलब जो लघु चाप से घिरा होता है, देखो ये जीवा तो है ही, लेकिन अगर लघु चाप से ये घिरा हुआ है तो ये क्या होगा, लघु वृत्तखंड होगा, ठीक है। और अगर ये दीर्घ चाप से घिरा हुआ है, मैं कहूं ये दीर्घ चाप से घिरा हुआ है, दीर्घ चाप की बात की जाए तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये दीर्घ चाप है, मतलब बड़ा वाला चाप है। इस बड़े चाप से अगर ये घिरा हुआ है, देखो ये बड़ा वाला चाप है और ये जीवा है, इनसे घिरा वाला जो आकृति है, जो इससे बीच में जो घिरी हुई आकृति है, ये वाली आकृति, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा क्या, दीर्घ वृत्तखंड, मतलब बड़ा वाला वृत्तखंड कहा जाएगा। तो वही यहां पर कहा गया है, लघु चाप से घिरा वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाता है, तथा दीर्घ चाप से घिरा वृत्तखंड जो है वो दीर्घ वृत्तखंड भी कहलाता है। डन। अब उसके बाद क्या, अतः संलग्न आकृति ए पी बी ए, कौन सा आ रहा है भाई, ए पी बी ए, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है इस वृत्त के अंदर, वृत्त कौन सा है, सी ओ आर, मतलब इसका केंद्र ओ है और भाई आर इसकी त्रिज्या है। तो ये जो आपके पास आ रहा है ये आपका है लघु वृत्तखंड कहलाता है, मतलब ए पी बी ए जो है ये लघु वृत्तखंड है, और ए क्यू बी ए मतलब ए क्यू बी ए, ये जो आपका पूरा आ रहा है ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है, बड़ा वृत्तखंड है। ओके, चलो भाई ये चीज भी आप यहां कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हो कि वृत्तखंड पहले होता क्या है और भाई लघु क्या होता है और दीर्घ क्या होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, आगे क्या है। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वृत्त का त्रिज्यखंड। भाई वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, तो त्रिज्यखंड की बात करें तो भाई वृत्त के एक चाप तथा उसके सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याएं, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो। भाई ये वृत्त है आपका, इसमें मैं बात करूं ये एक चाप है, चलो भाई एक चाप है, और इस चाप के जो दो अंतिम बिंदु है यहां से वृत्त के केंद्र को मिलाया गया है। भाई इसके केंद्र को यहां से मिलाया गया है, इसको थोड़ा सा ढंग से मिला देते हैं, भाई यहां मिलाया गया और इसको यहां पर मिलाया गया है। तो आप देख सकते हो भाई ये दोनों तो आर है, मतलब त्रिज्या है, और ये एक चाप है, और इस चाप और दो त्रिज्याएं हैं, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है, भाई इन दोनों के बीच के क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो क्षेत्रफल इन दोनों के बीच का है, इस क्षेत्रफल को कहा जाता है त्रिज्यखंड। भाई ये क्या है आपका, ये आपका त्रिज्यखंड है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि वृत्त का एक चाप मतलब ये ए बी का चाप जो है, ठीक है, तथा उसके सिरे मतलब इसके जो पॉइंट है यहाँ से ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट, इस सिरे से मिलाने वाले त्रिज्या से, मतलब मिलाने वाला जो केंद्र से इसको मिलाया गया है, जो कि त्रिज्याएं हैं, इससे घिरे हुए, भाई ये वही क्या रखा है, त्रिज्याओं से घिरे हुए वृत्तीय क्षेत्र को, भाई त्रिज्याओं से घिरे हुए, यानी हम देख फिर से मैं बता रहा हूं भाई चाप है, एक त्रिज्या दो त्रिज्या, इनसे घिरे हुए क्षेत्र को कहा जाता है त्रिज्यखंड। डन भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। चलो उसके बाद हम आते हैं इसमें आगे, तो इसमें क्या देखा, संलग्न आकृति जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसमें ओ ए बी ओ, यानी कि ओ ए बी ओ, मतलब ये पूरा पूरा कहते हैं ना बंद आकृति की बात कर रहे हैं, तो ओ ए बी ओ में की बात करते हैं। तो यहां पर वृत्त जो है सी ओ आर, यानी क्या है, वृत्त क्या है, जिसका केंद्र ओ है उसकी त्रिज्या आर है, का त्रिज्यखंड है। भाई का त्रिज्यखंड है, मतलब आप यहां पर दर्शा सकते हो कि ये जो है ये इस वृत्त का त्रिज्यखंड है, जिसमें कि हमने देखा ओ ए बी ओ, यानी ये पूरा बंद जो आकृति है ये त्रिज्यखंड कहलाती है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद देखा जाता है वृत्त का चतुर्थांश, यानी कि भाई क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, यानी कि बात करते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, यानी वृत्त के अगर हम 4 बराबर हिस्से कर दें तो वो एक हिस्सा जो होगा वो चतुर्थांश होगा, और वो भी हिस्से कैसे करने हैं, तो यहां पर हमने देखा 2 व्यास को रखा गया हमने, भाई ये भी एक व्यास हो गया और ये भी एक व्यास हो गया, और बीच में 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे ये 4 हिस्सों में बट रहे हैं, यानी कि हम देख पा रहे हैं भाई 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और ये 4 हिस्सा है, ये 4 हिस्से बन चुके हैं। ओके, तो इस प्रत्येक हिस्से को क्या कहा जाता है, तो ये वृत्त का चतुर्थांश कहा जाता है, यानी कि 4 बराबर हिस्सों का जो अंश है, यानी कि एक हिस्सा जो है उसे चतुर्थांश कहा जाता है। चलो ठीक है। संलग्न आकृति मतलब इस आकृति के अंदर ओ बी सी ओ, कौन सा दिख रहा है हमें, ओ बी सी ओ, यानी ये जो पूरी आकृति आपको दिख रही है ओ बी सी ओ,
ये जो एक हिस्सा बना है, ये एक हिस्सा वृत्त जो कि ओ आर मतलब इसकी केंद्र जो ओ है और त्रिज्या जो आर है, इस वृत्त का ये हिस्सा जो है ये वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। ये पूरे का चतुर्थांश है, ये 1/4 हिस्सा है। डन, इतनी बात तो कंफर्म हो गई। यानी हमने यहां पर देख लिया ये तो है त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड में जरूरी नहीं कि वो 4 हिस्से हो रहे हो चाहे 6 हिस्से हो रहे हो, बस ये कंफर्म होना चाहिए 2 त्रिज्या हो और 1 चाप हो, इससे बंद आकृति जो बनेगी वो आपकी त्रिज्यखंड होगी। और वही इसके अंदर यहां पर कोण अगर 90 डिग्री का आ जाए, जो कि यहां देख पा रहे हो 90 का आ गया, इसमें भी 2 त्रिज्याएं हैं, ठीक है, और 90 डिग्री का आ गया और ये चाप है, तो इसे हम चतुर्थांश कह सकते हैं। ओके, चलो भाई ठीक है, ये भी यहां पर समाप्त होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, आगे क्या है। हाँ जी, तो आगे की बात करें तो यहां पर सर्वांगसम वृत्त की बात करें, यानी कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है। तो यहां की बात करें तो 2 वृत्त जो कि क्या है, ओ आर और ओ डैश एस, यानी 2 अलग अलग वृत्त होते हैं भाई। जैसे कि मैंने यहां पर बना दिया एक वृत्त इस तरीके का, ठीक है, और एक वृत्त यहां पर बना दिया, ठीक है। इसका केंद्र क्या है, तो इसका केंद्र को माना हमने ओ है, और इसका केंद्र जो है इसको भी हमने मान लिया ये ओ डैश है। चलो भाई बहुत बढ़िया। इसकी त्रिज्या जो है पहले वाले की, ये हमारे पास क्या है, तो ये आर दे रखी है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है उसे हमने एस कह रखा है, ठीक है भाई, इतनी बात हो गई है। अब यहां पर देखो क्या है, सी ओ आर, मतलब ये इस वृत्त की बात कर रहे हैं, सी ओ डैश एस यानी ये इस वृत्त की बात कर रहा है। अब देखो इसमें क्या है, 2 वृत्त ये और ये हैं, इसमें सर्वांगसम होते हैं, कब होते हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। यानी ये 2 वृत्त सर्वांगसम सिर्फ तब होंगे जब इन दोनों की त्रिज्याएं बराबर होगी, अर्थात हम कह सकते हैं आर जो है वो एस के बराबर होगा, यानी ये वाला आर जो है ये एस के बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन से हम कह सकते हैं दोनों वृत्त सर्वांगसम हो जाते हैं। सर्वांगसम मतलब एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो बस ये याद रखना, अगर 2 वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर है तो दोनों वृत्त क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। डन, तो भाई ये पहला पॉइंट तो खत्म होता है। उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड क्या कह रहे हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो भाई यहां पर क्या है, एक चतुर्भुज जो कि आप यहां देख पा रहे हो ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है, चक्रीय कहलाता है यदि उनकी चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है। यानी कि ये चतुर्भुज चक्रीय तब कहलाएगा जब ये चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो होंगे वो वृत्त के ऊपर ही स्थित हैं। तो भाई क्या स्थित है, तो हम देख पा रहे हैं भाई ए भी है, बी भी है, और ये सी भी है, और ये डी भी है। और यहां से हम देख सकते हैं भाई क्या, कि ये चारों बिंदु यानी कि चारों शीर्ष इस चतुर्भुज के वृत्त के ऊपर है। तो वही चीज यहां पर हमारे पास क्या है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं एक चतुर्भुज एबीसीडी चक्रीय कहलाता है यदि इनके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होने चाहिए। तो इसके 4 शीर्ष वृत्त पे है, तो इसका मतलब चक्रीय चतुर्भुज है। डन, चलो भाई ठीक है, ये भी हमारा यहां पर हो जाता है कंफर्म कि हम समझ चुके हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या है। और उसके बाद दी गई आकृति में एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, भाई ये चक्रीय चतुर्भुज है, तथा बिंदु एबीसीडी ये क्या है, एक वृत्तीय है, या फिर कह सकते हैं कौन साइक्लिक है, यानी जो बिंदु हैं ये कौन साइक्लिक होंगे। डन, तो ये भी यहां पर स्लाइड खत्म होती है। और अब आते हैं नेक्स्ट पे, आगे क्या है वो चीज देखते हैं। हाँ जी, तो यहां पर देखो अभी तक की जो आपके वृत्त के कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं, मतलब वृत्त से रिलेटेड बातें हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम आते हैं भाई कक्षा 9वीं का जो वृत्त चैप्टर है, इसमें किन किन बातों पर हमारा पूरा चैप्टर इससे मतलब चैप्टर आता है, यानी कौन कौन से परिमेय हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, उनको एक बार यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से रूल्स यूज होने हैं। ओके, अब भाई इसमें ये रूल्स जो हैं इसमें इनके कुछ के भाई सिद्ध भी हैं कि भाई वो रूल जो है उसको सिद्ध करने के लिए भाई पूरे रूल को सिद्ध करके बताओ भाई वो कैसे होता है। तो इस सिद्ध को हम इसके प्रश्नावली के साथ साथ करते जाएंगे कि भाई कैसे वो बन रहा है। बट यहां पर हम पढ़ रहे हैं ऑल कॉन्सेप्ट, यानी संपूर्ण अवधारणाएं, यानी कि हम वो सारे रूल रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं जो हम चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ओके, तो वो क्या क्या रूल्स हैं वो यहां पर पूरी लिस्ट है। अब मैं इसको एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं कि भाई कौन कौन से रूल्स हम यहां यूज करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले आता है परिमेय 10.1 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्या कहता है, तो वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करती है। यानी कि बात की जाए, एक वृत्त आपके पास है, एक वृत्त आपके पास है, इसमें एक जीवा आपके पास ये है और एक जीवा आपके पास ये है, ठीक है। और अगर कहा जाए ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, और इसमें मैं कह रहा हूं ए बी जो है वो बराबर है सी डी के, यानी अगर ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं तो ये दोनों जीवाएं केंद्र पर एक समान कोण बनाएगी, यानी ये कोण बना रहा है
और इसकी बात करें तो ये कोण बना रहा है, तो ये कोण अगर थीटा का है तो ये कोण भी थीटा का ही होगा, कोई बदलाव नहीं। अगर जीवाएं बराबर है तो वो केंद्र पर समान कोण बनाएगी, और यही बात कहता है कौन, परिमेय 10.1। ओके, ये रूल आपके कई क्वेश्चनों में लगेंगे जहां पर आपको दिया रहेगा कि भाई जीवाएं बराबर हैं, तो आप इसमें सीधे कह सकोगे कि अगर जीवाएं बराबर है एक वृत्त में, कोई एक वृत्त है उसके अंदर अगर जीवाएं बराबर है तो वो केंद्र पर एक समान कोण बनाएगा। डन, इसका हम सिद्ध भी करेंगे लेकिन हम वो प्रश्नावली में करेंगे। ओके, तो यहां पर हमने एक रूल बिल्कुल परफेक्ट वाला, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पढ़ लिया है कि ऐसी कंडीशन आती है जीवाएं अगर बराबर है तो केंद्र पर एक समान कोण बनेगा। डन, चलो ठीक है। सेकंड परिमेय, दूसरा परिमेय क्या कहता है, तो ये कह रहा है यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है, यानी इसी बात को उल्टी तरह से कह रहा है। यानी इस पहले वाले में हमें दे रखा था कि जीवाएं बराबर थी, मतलब दिया क्या है भाई, दिया ये है कि जीवाएं बराबर है, तो फिर उससे हम निकाल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं कि भाई कोण बराबर होगा। पहले में तो यही पढ़ा हमने। दूसरे में हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर आंतरिक कोण बराबर है, केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है, यानी कि अगर ये दोनों कोण बराबर है, यानी जीवा आपको बराबर नहीं दे रखी, अगर ये दोनों कोण बराबर है तब जाकर हम सीधे कह देंगे कि भाई ये जीवा भी बराबर होगा। यानी भाई कोई भी जीवा से केंद्र पर कोण बनता है और केंद्र के कोण बराबर होते हैं दोनों से, तो दोनों जीवाएं भी बराबर होगी। मतलब वही बात है लेकिन ये उल्टे तरीके से कह रहा है। डन, तो ये सेकंड परिमेय हो गया। उसके बाद तीसरे परिमेय की बात करते हैं जो 10.3 है, और ये क्या कहता है। अच्छा, इस दो परिमेय के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब आते हैं तीसरे वाले पर। तीसरे को मैं बताता हूं। यहां कह रहा है भाई एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जो होता है, मतलब ये कह रहा है भाई एक वृत्त के केंद्र से, वृत्त मैंने पहले बनाया तो यहां वृत्त बना, ठीक है, एक वृत्त हो गया, और वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र मैंने यहां पर बनाया भाई, वृत्त का केंद्र आ गया, ठीक है। तो यहां है भाई एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा मैंने यहां अगर बनाया, ठीक है, और यहां से एक लंब इस पे डाला गया है, ये लंब डाला गया है, ये O मान लिया, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है भाई। यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि OC जो है वो लंब है AB पर, ठीक है, ये इस पर लंब डाला गया है, और अगर लंब डाला जाएगा तो इसका रिजल्टेंट, मतलब इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि भाई जीवा को समद्विभाजित करेगा। ये हमेशा होता है कि अगर केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला गया तो ये हमेशा इसको समद्विभाजित करेगा, यानी AC CB के बराबर होगा, यानी लिखेंगे तब AC जो होगा वो बराबर होगा CB के। भाई ये होगा भाई अगर यहां पर ये लंब रहेगा, जब ये लंब रहेगा तब ये इस जीवा को समद्विभाजित करेगा। ओके, ये परिमेय भी है और इसको भी हम सिद्ध करेंगे। ओके, तो ये परिमेय हमारी 10.3 थी जो कि हमने यहां पर देख लिया कि अगर केंद्र से, फिर बोल रहा हूं मैं, अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, समद्विभाजित करेगा। ओके, चलो उसके बाद आते हैं परिमेय 10.4 में, और ये क्या कहता है, ये कहता है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा। अब देखिए क्या है, अब इस वाले में ये कहा गया है कि अगर केंद्र से हम एक रेखा खींचते हैं, यहां पे केंद्र से एक रेखा हमने जीवा पर खींची है और वह रेखा ये जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दे रखा है। जब ये चीज है तो उस कंडीशन पे ये जो रेखा खींची गई है ये लंब भी होगी। ओके, यानी उसी बात को ये उल्टा करके कह रहा है। भाई ये कह रहा है कि भाई एक वृत्त में जीवा पर अगर केंद्र से कोई रेखा खींची जाए और वो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटे, तब हम सीधे कह देंगे कि भाई वो रेखा जो केंद्र से जीवा पर गई है वो उस पर लंब होगी, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ओके, तो ये भी हमारा 10.4 परिमेय खत्म होता है। ओके, बस 10.3 का जस्ट उल्टा था। उसके बाद आते हैं 10.5 परिमेय पे। भाई 10.5 परिमेय ये क्या कहता है, तो यहां पर हम इसको पहले इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाई हमने इसको भी कर दिया कंफर्म। और उसके बाद आते हैं 10.5 पे। ये क्या कहता है, तीन दिए हुए असंरेखी बिंदु द्वारा होकर जाने वाला केवल एक वृत्त है। यानी हम यहां पर देखेंगे कि भाई तीन जो असंरेखी बिंदु होता है, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, और कहा जाए भाई क्या इस तीनों बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, इन तीनों बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो भाई कभी भी तीन बिंदु से हमेशा
एक ही वृत्त खींचा जाता है, उससे ज्यादा वृत्त नहीं खींचा जा सकता। तो यही यहाँ पर इस परिमेय में बताया गया है कि भाई तीन दिए हुए असंरेखी बिंदु, असंरेखी मतलब कि एक ही रेखा पर तीन बिंदु नहीं है, तीनों अलग अलग बिंदु हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग बिंदु जैसे हमने बनाया 1 2 3, ये तीनों अलग अलग बिंदु हैं और असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त होता है। अब बोलोगे सर दो में भी तो एक ही वृत्त होता है, अगर मैं दो बिंदु खींचूं तो इससे भी तो एक ही वृत्त जाएगा, इससे थोड़ी ज्यादा चले जाएंगे। तो भाई क्या एक ही जाएगा क्या इससे एक ही जाएगा? तो नो, बहुत सारे बन सकते हैं। अब बोलोगे सर दो चले जाएंगे और क्या, इससे ज्यादा थोड़ी जाएंगे, ये दो हो गया, और कितने जाएंगे, और जा सकते हैं क्या? तो भाई मैं क्या ऐसे नहीं खींच सकता, ये ऐसे भी तो वृत्त बन सकता है, थोड़ा नीचे करके बड़ा बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। यानी कि अनंत आपके गोले बन सकते हैं, मतलब वृत्त बन सकते हैं दो बिंदुओं से, लेकिन फिलहाल बात की है तीन बिंदु की, तो तीन बिंदु से केवल एक ही वृत्त बनेगा। ओके, तो ये हमने यहां पर देख लिया, समझ लिया कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो तीन दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर केवल होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त है, एक ही वृत्त होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको पता होना चाहिए। ये आपके एमसीक्यूज में भी सीधे पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कि भाई तीन बिंदुओं से अगर वृत्त जाएंगे कितने वृत्त होंगे, एक दो या एक भी नहीं या फिर चार, इस तरह से आपके ऑप्शन आ सकते हैं। और आप उसमें टिक मारोगे तो ये रूल्स अगर आपको पता है तो बड़े आराम से आप कर दोगे, नहीं तो कंफ्यूज बैठे रहना। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट पे, अगला क्या कहता है। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट हमारा प्रमेय 10.6 है और ये क्या कहता है। तो भाई ये कह रहा है हमारे पास कि एक वृत्त की भाई बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। भाई एक वृत्त कह लो, या फिर जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है, मतलब इस परिमेय में कह रखा है कि भाई सर्वांक्षम वृत्तों की, सर्वांक्षम वृत्त मतलब दो अलग अलग वृत्त हो सकते हैं लेकिन दोनों सर्वांक्षम है। और सर्वांक्षम मतलब क्या है कि दोनों एग्जैक्ट बिल्कुल सेम है। यानी मैं यहां पर बना दूं कि भाई एक वृत्त तो पहले मैंने यहां बनाया, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा ये बना दिया वृत्त, और एक वृत्त हमने यहां बनाया, ये भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ये आ गया हमारे पास, ये दो वृत्त हो गए और दोनों वृत्त सर्वांक्षम है। सर्वांक्षम किस कंडीशन पे होंगे? तो सर्वांक्षम ये सिर्फ तब होंगे जब इन दोनों की जो त्रिज्याएं होगी, इन दोनों की जो त्रिज्याएं होगी वो सेम हो जाए। यानी इसकी त्रिज्या भी r है और इसकी त्रिज्या भी r है। चलो भाई ठीक है, इसका मतलब ये दोनों वृत्त क्या है, आपस में सर्वांक्षम है। अगर दो वृत्त की त्रिज्याएं एक समान होती है तो इस कंडीशन से दोनों वृत्त सर्वांक्षम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए और ये थोड़ी देर पहले हमने बताया भी था। ओके, चलो भाई ये O हो गया और ये O' हो गया। अब ये क्वेश्चन में ये क्या रखा है कि भाई एक वृत्त या फिर दो अलग अलग वृत्त हैं लेकिन एक समान वृत्त हैं, बराबर जीवाएं जो हैं, इनकी जो बराबर जीवाएं हैं, मान लो मैंने ये बराबर जीवाएं करी, ये जीवा लिख दी और ये जीवा यहां पर बना दी, ठीक है। ये बराबर जीवाओं का मतलब इसको A लिखा और ये B और ये आ गया C और ये D। यानी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि AB बराबर में CD है, AB और CD बराबर है। तो हम यहां पर देखेंगे भाई बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। जो बराबर जीवाएं जो होती है वो केंद्र से समान दूरी पर होती है, ये इस परिमेय का कहना है। यानी कि हम कह रहे हैं अगर ये AB और CD बराबर है, सुन लीजिए, अगर AB और CD बराबर है तो बराबर की कंडीशन में हम लिखेंगे कि भाई इस O से AB की दूरी और इस O' से AB की दूरी, यानी मैं इसको कहूं ये M है और ये N है, ठीक है। तो अगर जीवाएं बराबर है तो इनके बीच की दूरी यानी केंद्र से इसकी दूरी जो है वो भी बराबर होगी। यानी कहा जाए तब OM जो है वो बराबर होगा O' के। ये बराबर होगा भाई, OM और O' बराबर होगा, यानी केंद्र से इन दोनों की दूरी बराबर होगी। ये कहता है परिमेय 10.6। यानी अब आपके सामने कभी भी कोई क्वेश्चन आता है और उसके अंदर आपको दिखता है दो अलग अलग वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं बराबर है, अर्थात कह सकते हो सर्वांक्षम है, या फिर एक ही वृत्त में दो अलग अलग जीवाएं हैं। यानी एक ही वृत्त की बात की है तो एक वृत्त मैंने ये खींचा, एक जीवा यहां खींच दी और एक जीवा यहां खींच दी, ठीक है, और दोनों बराबर हैं। इस कंडीशन से इसकी दूरी और इसकी दूरी, ये दोनों दूरियां भी बराबर होगी, ठीक है। और अगर दो अलग अलग वृत्त है, दोनों सर्वांक्षम है, एक जैसे वृत्त हैं, तो और जीवा भी बराबर है तो इनकी दूरी भी बराबर होगी। यानी जो मैंने लिखा OM और O' ये भी बराबर होगा। ये तो बात कंप्लीट होती है, समझ में आ गया बिल्कुल। चलो भाई ठीक है, तो यहां पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इसको हमने दो तरीके से देख लिया, एक वृत्त के साथ भी जो कि यहां पर है, एक वृत्त में समान जीवाएं हैं तो भी इनकी दूरी बराबर होगी, जो कि मैंने लिखा ये A दूरी है तो ये भी A दूरी होगा। और अगर दो सर्वांक्षम वृत्त हैं तब भी उनकी दूरी बराबर होगी, जो यहां लिख दिया। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं परिमेय 10.7 पे, ये क्या कहता है। तो भाई ये परिमेय आपका कहता है
कि भाई एक वृत्त के केंद्र से समदुरुस्त जीवाएं, मतलब एक वृत्त के केंद्र से समदुरुस्त जीवाएं लंबाई में समान होते हैं। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई ये आपको दे नहीं रखा, जीवाएं बराबर दे नहीं रखी, आपको कहा है कि अगर केंद्र से दूरी बराबर होती है, मतलब अगर ये चीज है यानी ये दूरी बराबर है, तब जीवाएं भी बराबर होगी। यानी वही 10.6 को उल्टे तरीके से कहा जा रहा है। इसमें जो दिया था वो इसमें निकालना था। इसमें दिया हुआ था भाई क्या कि भाई बराबर जीवाएं, और इसमें हमने निकाला है, मतलब इसमें बताया है कि भाई बराबर जीवाएं हैं कब, जब इनके केंद्र की दूरी बराबर थी। डन। तो भाई यही बात कहता है प्रमेय 10.7। यानी अब आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है और आप देखते हो दो वृत्त हैं जो एक समान त्रिज्या है उनकी, और केंद्र से उनकी जीवाओं के बीच की दूरी बराबर है, तो आप सीधे लिखोगे क्या कि भाई दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है। ओके, तो सीधे लिखोगे तो वो किससे, तो 10.7 परिमेय से। डन। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं 10.8 परिमेय पे कि भाई वो क्या कहता है। ठीक है भाई, तो 10.8 परिमेय के हिसाब से हम यहां पे देख रहे हैं भाई एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है, तो भाई ये कहना चाहता है एक वृत्त मैंने यहां बनाया, ठीक है भाई, ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, ठीक है, और यहां पर ये चाप हो गया जिसको मैंने लिखा भाई ए, और ये लिखा बी, और ये आ गया ओ। ठीक है, अब ये चीज आ गया। अब देखो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, मतलब इस परिमेय को दोबारा पढ़ते हैं। एक चाप कौन सा है भाई, ए बी चाप है, ठीक है। एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, मतलब चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, यानी कि मैं कहूं ये कोण कितना आ गया, तो ये कोण अगर थीटा है, और ये कोण अगर थीटा है, ठीक है, कोण शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। यानी कि कहना चाहता है कि ये जो होता है बाहर अगर कोई भी कोण बनता है, यानी कि इसी चाप से अगर केंद्र पर बनाए या इसी चाप से वृत्त के किसी भी सरफेस पर कहीं भी बनाए, ठीक है, तो इस कोण का ये दुगना होता है। यानी कि इसको थीटा ना मानकर इसको अगर मैं थीटा मानता हूं तो ये 2 थीटा होगा। यानी जो भी ये कोण होगा उसका ये डबल होगा, और जरूरी नहीं वो यहां पे ही होगा। अगर आप इसी को यहां बनाते हो इस पे, क्योंकि इसने बोला था वृत्त के कहीं भी हो जाए, तो ये भी आपका थीटा ही होगा। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, लेकिन इससे की वजह इसका ये केंद्र पर डबल बनेगा। ओके, तो भाई बेसिक चीज बताता हूं बस मैं एक स्टेप के साथ, कि भाई अगर एक ही चाप से, अगर एक चाप से केंद्र पर कोण बनाए और उसी चाप से वृत्त करके किसी भी वृत्त के परिधि पर कहीं भी कोण बनाते हैं, ठीक है, तो ये कोण जो है इसका डबल होता है केंद्र पर कोण। और ये बता रहा है कौन, तो भाई 10.8 परिमेय, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट परिमेय है। ओके, इसको भी हम सिद्ध करेंगे वही डबल होता कैसे है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि डबल हो रहा है, और ये रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी आता है एक ही चाप से केंद्र पर कोण, मान लो ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कहे भाई ये कोण बताओ, तो आप सीधे कहोगे इसका ये आधा होता है। ये 2 थीटा मतलब 2 का आधा, एक है ना, तो 60 है तो ये 30 का ही बनेगा हमेशा। ठीक है, ये आपको रूल पता है तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। ओके, तो ये भी रूल यहां पर खत्म होता है 10.8 परिमेय। उसके बाद नेक्स्ट कहता है भाई 10.9 एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि 10.8 का है। उसके बाद मैं 10.9 के बारे में बताता हूं। ये हमने एक वृत्त बनाया और यहां पर ये बनाया, ठीक है, ये एक चाप है, ये भी है, ठीक है। अब इसने कहा एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, यानी कि बात की जाए ये वृत्तखंड आपके पास होता है भाई, ये वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड के कोण की बात की जाए तो कोण कहां बनता है, तो भाई वृत्तखंड का जो कोण बनता है वो केंद्र पर बनता है। तो यहां की बात करें तो ये वाला कोण बनता है, ठीक है, ये हमेशा बराबर होता है। ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, अगर मैं यहां पर बनाऊं वृत्तखंड, ये इसके कोण की बात करें तो ये भी थीटा ही आएगा भाई, ये भी थीटा आएगा। और यहां पर बनाएं और ये वृत्तखंड अगर आपका बराबर है, यानी ये तीनों वृत्तखंड आपके अगर बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो बस यही कहना चाह रहा है यहाँ पे क्या भाई, एक वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डन, चलो भाई ठीक है, ये भी यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम आते हैं 10.10 परिमेय पे। ओके, तो यहां पर परिमेय 10.10 हमारा ये कहता है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी दो बिंदुओं की बात करें तो भाई मैंने एक रेखाखंड पहले बनाया भाई, ये एक रेखाखंड बनाया जो कि एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इन दोनों बिंदुओं से रेखाखंड बन रहा है, ए और बी हो गया। चलो ठीक है, अब इसने कहा है उसके भाई उसको अंतर्विष्ट करने वाले रेखाखंड के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदु पर समान कोण आंतरिक करें, यानी इसके एक ही ओर, यानी एक बिंदु मैंने यहां माना और एक बिंदु यहां माना, ठीक है, इसके एक ही और दो बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं का जो कोण है,
यानी ये कोण और ये कोण जो है, ये दोनों कोण अगर बराबर होते हैं, यानी कि ये थीटा आता है और ये भी थीटा आता है, और ये दोनों कोण अगर बराबर होते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो बन रहा है, चार बिंदु जो बन रहे हैं, जो कि मैं कहूँ ये सी है और ये डी है, तो ये इस पर एक वृत्त खींचा जा सकता है, यही कह रहा है। तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, तो यहां पर कह सकते हैं एक बिंदु ये है, इससे हम घुमाते हुए चले गए, ये चार हो गए, तो ये चारों बिंदुओं को हमने मिला दिया और ये एक वृत्त बन गया, यानी ये चारों बिंदु वृत्त के ऊपर हैं और ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है, अर्थात चक्रीय होता है, यानी इसको मिला दिया जाए तो ये चक्रीय भी हो जाएगा। डन। तो भाई ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये परिमेय भी यहाँ पर सिद्ध होती है, मतलब सिद्ध क्या होती है ये परिमेय मैंने बता दिया है, इसके सिद्ध में उसके कॉन्सेप्ट वीडियो में, मतलब इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम करवाएंगे। ओके चलो, उसके बाद आते हैं परिमेय 10.11 और ये क्या कहता है। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं 10.11 में। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई 10.11 में कहता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का योग जो होता है वो 180 होता है। यानी आप इसको याद रखना कि एक चतुर्भुज मैंने बनाया, इसमें वो भी कैसा, चक्रीय चतुर्भुज, तो इस कंडीशन में ये वैसे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब भाई ए प्लस में सी जो होगा, यानी इन दोनों कोणों का योग जो होगा वो 180 होगा। ओके, और भाई बी प्लस में डी होगा, जो कोण बी प्लस में कोण डी की बात करें, ये भी 180 डिग्री होगा। ओके, तो भाई बी और डी का योग भी 180 होगा और ए और सी का योग भी 180 होगा। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई यही चीज कहता है 10.11 परिमेय, और इसको भी हम सिद्ध करेंगे। ये फिलहाल एक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। डन, चलो ठीक है। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग युग्म, इसने क्या कहा है भाई, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग कितना हो रहा है, 180 है, तो वह चतुर्भुज चक्रीय होगा। यानी देखो अभी इस परिमेय में क्या कहा था, इस परिमेय में कहा था अगर कोई चतुर्भुज चक्रीय होता है तो उनके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और इसने ये कहा है कि अगर कोई चतुर्भुज आपको दे रखा है, भाई कोई चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, और इसमें अगर आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो ये चतुर्भुज क्या होगा, चक्रीय होगा। यानी यही अपने एक दूसरे को उल्टी बात से बता रहे हैं। ठीक है कि भाई एक देखो दो ही पॉइंट हो रहे हैं, एक पॉइंट हो रहा है आमने सामने की भुजा बराबर का योग 180 होना। भाई पहला क्या है, आमने सामने के कोणों का योग 180 होना। दूसरी बात यह है कि ये चक्रीय होना। ठीक है, अगर योग 180 है तो वो चक्रीय होगा, अगर चक्रीय है तो उनके आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा। ये चीज है। तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रखा था कि भाई ये चक्रीय है और इसके बिहाफ पर हमने बताया कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा। इसने कहा कि आमने सामने के कोणों का योग 180 है, तो उसके हिसाब से हम कहेंगे ये चक्रीय है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। डन। तो यहां पर ये 10.12 परिमेय भी समाप्त होती है। ओके, तो यहां पर हमने इसी के साथ परिमेय जितने भी थे, कितने भाई 12 परिमेय थे जो हमारे वृत्त चैप्टर में थे, इन सारे परिमेय को डिस्कस किया और साथ ही साथ स्टार्टिंग से इसके सारे कॉन्सेप्ट को देखा। यानी अगर किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट्स ने भाई कभी नहीं पढ़ा हो वृत्त के बारे में, तो भी यहाँ पर उसने A to Z सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली और अब आप बिल्कुल कहते हैं ना एक्सपर्ट हो चुके हो अपने 9वीं कक्षा के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने सारे रूल रेगुलेशन को पढ़ लिया है और इसके बाद जब हम यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब देखना भाई मोस्टली मतलब क्वेश्चन आप अपने आप भी कर पाओगे। ठीक है, अपने आप भी कर पाओगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस तो करवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बाद एनसीईआरटी को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में है, जो कि कहा जाए भाई यूपी बोर्ड में कहो, बिहार बोर्ड में कहो, एमपी बोर्ड में कहो, चाहे सीबीएसई बोर्ड में कहो, हर किसी बोर्ड में यहाँ पर आप हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर एनसीईआरटी ही यूज हो रही है, तो वो चीज़ हम यहाँ कवर कर रहे हैं। ओके, तो चलो भाई ठीक है, यहाँ पर ये हमारा सेशन आज का समाप्त होता है। आज हमने कक्षा 9वीं के वृत्त चैप्टर का संपूर्ण अवधारणाएं कहा जाता है ऑल कॉन्सेप्ट वृत्त चैप्टर का कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये एंड तक देखा है तो भाई मज़ा तो आ ही गया होगा। तो इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर देना कि भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, चलो भाई इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं भाई केजी से 12th यहाँ पर बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी होती है। तो भाई देखिए भाई किस तरीके की क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। तो यहाँ पर अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, जैसे कि आप देखोगे भाई केजी से 12th तक इंग्लिश मीडियम, उसके बाद CUET के भी एग्जाम की तैयारी हो रही है यहाँ पे। इसके बाद इसमें 7वीं से 12वीं कक्षा तक के हिंदी मीडियम के सभी विषयों के भी कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद यूपी बोर्ड भी है, बिहार बोर्ड भी है, और उसके बाद कहा जाए आगे भाई IIT JEE नीट UPSC ओलंपियाड NTSC स्पोकन इंग्लिश बैंकिंग SSC और भी बहुत सी चीज़ें भाई RRB भाई बहुत सी
कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो भाई आप इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना चाहते हो तो बस यहाँ पर आइए, उन कोर्स पर क्लिक कीजिए और पूरा कोर्स आपके सामने, और उसके पूरे कोर्स को स्टडी कर सकते हो, और वो भी बेस्ट क्वालिटी में, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो भाई इसके बाद देखते हैं भाई इसको कैसे स्टडी करना है। तो इसको स्टडी करने के लिए जैसे कि मान लो आप यूपी बोर्ड में है तो आप यूपी बोर्ड पे क्लिक करोगे, आप हो कक्षा 9वीं में तो 9वीं पे क्लिक करोगे, अदरवाइज आप किसी और बोर्ड में है तो वो भी यहाँ पर देख सकते हो भाई। सीबीएसई वाले के साथ हो गया, सीबीएसई में भी आपके पास पूरी एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन बना हुआ है, पूरे एनसीईआरटी ही कवर करवाई गई, और भी बहुत से पैटर्न इसमें बनाए गए हैं, तो वो भी आप इसमें स्टडी कर सकते हो। फिर बिहार बोर्ड है, आईटीजे ही, आईटीजे नहीं, आप देख सकते हो जोन से भी पैटर्न में आप अप्लाई करते हो उस पर क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यूपी बोर्ड में हो तो यूपी बोर्ड पे कक्षा 9वीं में है तो 9वीं में, और 9वीं पे क्लिक करते हैं आप देखोगे 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। अब आपको किसी भी विषय में दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के सामने वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। फॉर एग्जांपल जैसे आप मैथमेटिक्स का पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और क्लिक करते यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, और यहाँ से आप पूरे कोर्स को स्टडी कर पाओगे। ओके, चलो भाई इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूँ भाई, जैसे आप इस कोर्स में जाओगे, कोर्स पर जाकर जैसे वीडियो पर क्लिक करोगे और वीडियो पर आपकी तरह से प्ले हो जाएगी, और इसका आप फायदा उठा पाओगे। इसके बाद फाइनली मैं आपको कहना चाहता हूं भाई, मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में यहाँ पर 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, फुल एनसीईआरटी और भी बहुत सी चीजें। फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट वीडियो, एनसीईआरटी तो है ही, एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई अगर आपके जानकार में कोई भी जो है जो 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बीच में यहाँ पर स्टडी करते हैं तो उनको ये चीजें जरूर सजेस्ट कीजिए भाई, उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको इसका फायदा मिल रहा है, उनको भी इसका फायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।